First, 57. A 1:2 mixture of Me2NCH2, CH2, CH2, PPH2, and potassium thiocyanate with K2 palladium tetrachloride give a square planar complex A. Identify the correct pair of donor atom trans to each other in a complex A from the following combinations. तो dimethyl nitrogen triethyl phosphor डाइफिनाइल 1:2 मिक्सचर है पोटेशियम थायोसाइनेट का पोटेशियम पैलेट टेट्राक्लोराइड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ए। तो दोनों एटम का करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करो एक दूसरे से। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है 57 का? 57 का आंसर है करेक्ट 1। फॉस्फर एंड नाइट्रोजन आर करेक्ट combination of pair of donor atom trans to each other in a complex। फॉस्फर और नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम का जोड़ी है, पेयर है, और ट्रांस है कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ये है पैलाडियम पीएच 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 यहाँ पे एम है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऊपर थायोसाइनाइड है। सो करेक्ट आंसर है 57 का 1। तो करेक्ट आंसर है फॉस्फर नाइट्रोजन। सो Me2NCH2 CH2 CH2 PPH2 और पोटेशियम थायोसाइनाइड का 1:2 मिक्सचर K2 पैलाडियम टेट्राक्लोराइड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ए देता है। तो दोनों एटम का करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करेंगे तो ट्रांस रहता है कॉम्प्लेक्स ए से। तो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रहेगा? फॉस्फर और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 58। The point group symmetry for trans chromium diethylene difluoride and titanium hexafluoride respectively are। तो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री जो है किसके लिए? ट्रांस क्रोमियम डाइथिलीन डाइफ्लोराइड प्लस और टिटेनियम हेक्साक्लोराइड 3 माइनस। तो इसका ऑप्शंस ये है। सो 58 का आंसर क्या है? Trans chromium diethylene ferradium 2 plus has D4H point group due to his octahedral geometry with a trans ligand and symmetry element like C4 axis perpendicular C2 axis horizontal mirror plane sigma H and a center of inversions। So trans chromium diethylene ferradium 2 plus का पास D4H point group है, उसका ऑक्टेट ज्योमेट्री की वजह से जो ट्रांस लिगैंड के साथ है और सिमेट्री एलिमेंट जैसे कि C4 एक्सिस परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन सिग्मा H और सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है। तो टिटेनियम हेक्साक्लोराइड 3- belong to D3D point group because it adopts a distorted geometry trigonal antiprismatic with symmetry elements such as C3 axis 3 perpendicular C2 axis sigma H and a center of inversion। टिटेनियम हेक्साक्लोराइड 3- बिलोंग करता है D3D पॉइंट ग्रुप से क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को अडॉप्ट करता है, ट्रायंगुलर एंटीप्रिज्मेटिक को अडॉप्ट करता है जो सिमेट्री एलिमेंट के साथ रहता है, जैसे कि C3 एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है C2 एक्सिस सिग्मा H और सेंटर ऑफ इन्वर्जन से। Therefore the point group for the complex are D4H and D3D respectively। तो जो कॉम्प्लेक्स के लिए जो पॉइंट ग्रुप है वो D4H और D3D हो जाता है। 58 का आंसर है 3। सो 58 का आंसर 3 है। सो ट्रांस क्रोमियम डाइथिलीन डाइफ्लोराइड प्लस का पॉइंट ग्रुप्स और टिटेनियम हेक्साक्लोराइड 3- का पॉइंट ग्रुप। तो क्रोमियम डाइथिलीन
डायरन प्लस का पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है D4H। टिटेनियम हेक्साक्लोराइड 3 माइनस का पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है D3H। In the following reaction, platinum hexafluoride 2 minus react with nitrogen dioxide। A देता है अमोनिया और फिर B देता है कंपाउंड B। तो ये सारे ऑप्शंस है। तो ये सॉल्यूशन का करेक्ट आंसर 1 है। प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट रहता है और बाकी के क्लोरीन। फिर अमोनिया रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया रहता है और क्लोरीन ट्रांसफॉर्म में रहता है। कन्वर्जन ए टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर। तो ए जो है बी प्रोडक्ट फॉर्म करता है और ये जो नीचे का जो ऑर्डर जो है वो ट्रांस इफेक्ट दिखाता है। तो कौन कौन ट्रांस इफेक्ट दिखाता है? एक तो साइनो इज़ ग्रेटर देन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रेटर देन नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रेटर देन ethene greater than PR is greater than nitrogen oxide, iodine greater than thiocyanate greater than bromine greater than chlorine greater than pyridine greater than ammonia। ठीक है, सो 59 का आंसर इज 1। 59 का आंसर 1 है। ट्रांस प्लैटिनम डाइक्लोराइड नाइट्रोजन अमोनिया माइनस। सो बी का जो प्रोडक्ट है वो ये है प्लैटिनम डाइक्लोराइड नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनिया माइनस। तो ये ट्रांस इफेक्ट दिखाता है। पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है, फिर अमोनिया फॉर्म होता है और ये ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर नंबर ऑफ हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स नाइट्रोजन आइटम कोऑर्डिनेट टू bimetallic active sites of oxohemocyanin and oxyhemerythrin respectively are। इस तरह अमीनो एसिड नाइट्रोजन आइटम का नंबर कोऑर्डिनेटेड रहता है ऑक्सी हेमोसाइनिन का बायमेटालिक एक्टिव साइट के साथ और ऑक्सी हेमेरिथ्रिन बायमेटालिक एक्टिव साइट के साथ। कोऑर्डिनेटेड रहता है। तो कितना हिस्टिडाइन अमीनो एसिड नाइट्रोजन आइटम्स और बायोमेटल एक्टिव साइट कोऑर्डिनेटेड रहता है ऑक्सो हेमोसाइनिन और ऑक्सीहेमेथ्रिन के साथ। 60 का आंसर क्या है? सिक्सटी का आंसर है 2। For oxyhemocyanin, the number of histidine amino acid nitrogen atom coordinated to bimetallic active site is 3 and 3। तो oxyhemocyanin जो नंबर ऑफ हिस्टिडाइन अमीनो एसिड है नाइट्रोजन आइटम जो कोऑर्डिनेट होता है बायोमेटल एक्टिव साइट के साथ 3:3, मतलब बायोमेटल एक्टिव साइट के साथ हिस्टिडाइन अमीनो एसिड 3 रहता है और नंबर ऑफ एटम भी 3 जुड़ा हुआ रहता है। For oxyhemerythrin, the number of histidine amino acid nitrogen atom coordinated to bimetallic active sites। So oxyhemerythrin के लिए नंबर ऑफ हिस्टिडाइन अमीनो एसिड 2 रहता है, नाइट्रोजन आइटम भी 3 कोऑर्डिनेट होता है। 60 का आंसर इज 2। 60 का आंसर 2 है। तो हिस्टिडाइन 3 रहता है, अमीनो एसिड 3 रहता है, नाइट्रोजन आइटम 2 सो हेमोसाइनिन में जो नंबर ऑफ हिस्टिडाइन अमीनो एसिड 3 रहता है, नाइट्रोजन आइटम भी जो रहता है हेमोसाइनिन में वो 3 रहता है जो बायोमेटल एक्टिव साइट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो 3 हिस्टिडाइन अमीनो एसिड हेमोसाइनिन का
के साथ जुड़ा हुआ है और 3 नाइट्रोजन एटम ऑक्सीहेमोसाइन का बायोमेटल एक्टिव साइट के साथ जुड़ा हुआ है। और हेमाइरेथ्रिन में 3 हिस्टर अमीनो एसिड ऑक्सीहेमाइरेथ्रिन के साथ 2 हिस्टर अमीनो एसिड हेमाइरेथ्रिन के बायोमेटल एक्टिव साइट के साथ जुड़ा हुआ रहता है और 3 नाइट्रोजन एटम जो है हेमोएरिथ्रिन का बायोमेटल एक्टिव साइट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। The number of stereoisomer of trans cobalt dichloro triethylene triamine bromine is, तो जो ट्रांस कोबाल्ट डाइक्लोराइड ट्राइथिलीन अमीन टेट्रामीन ब्रोमीन जो है उसका नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितना रहता है? 61 का आंसर 61 का आंसर है 3। तो यहाँ पर सिस डेक्स्ट्रोरोटेटरी सिस लेवोरोटेटरी और फिर क्या देता है ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल आइसोमर कितना रहता है? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर 1 + 2 ज्योमेट्रिकल 1 रहता है, ऑप्टिकल आइसोमर 2 रहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरेटरी। क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो रहता है सिस रहता है तो एक ही रहता है और ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी रहता है 2, तो कितना हुआ टोटल आइसोमर 3। तो 61 का आंसर है 3। 61 का आंसर थर्ड का 3 है। तो 3 स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होता है किसका? ये कंपाउंड का कोबाल्ट डाइक्लोरो ट्राइथिलीन इन टेट्रा अमीन ब्रोमीन ये कॉम्प्लेक्स से 3 स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होता है। 61 62 जो है ये क्वेश्चन है। One H NMR spectrum of free benzene show a peak at 7.2 पार्ट पर मिलियन। फ्री बेंजीन जो है 1H NMR स्पेक्ट्रम में 7.2 पार्ट पर मिलियन दिखाता है। द एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट इन पार्ट पर बिलियन ऑफ benzene ligand in 1H NMR spectrum of N6C6H6 chromium cobalt and the reason for it if any is R। तो यहाँ पर जो बेंजीन जो है उसका केमिकल शिफ्ट पार्ट पर मिलियन में होता है तो 1H NMR N6C6H6 क्रोमियम कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड में रहता है और रीज़न क्या है उसका? (62) का आंसर 1 है। केमिकल शिफ्ट ऑफ द कार्बन बाउंड प्रोटॉन इन द कॉम्प्लेक्स N6C6H6 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन बाउंड केमिकल शिफ्ट जो प्रोटॉन के साथ बाउंडेड है कॉम्प्लेक्स में, तो N6C6H6 कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। तो इज एक्सपेक्टेड टू बी 4.5 पार्ट पर बिलियन। तो जो पीक जो रहेगा वो 4.5 पार्ट पर मिलियन रहना चाहिए। दिस शिफ्ट इज कॉज्ड बाय द डिसरप्शन ऑफ द रिंग करंट in benzene due to the presence of chromium complex leading to a change in the local magnetic environment around the proton। तो ये जो शिफ्ट होता है किसकी वजह से होता है? बेंजीन में जो रिंग करंट रहता है उसका डिसरप्शन की वजह से शिफ्ट होता है, क्योंकि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का प्रेजेंस की वजह से लोकल मैग्नेटिक इन्वायरमेंट जो रहता है प्रोटॉन के आसपास वो चेंज हो जाता है। सो 62 का आंसर है 1 और 1 का आंसर क्या है? 62 का आंसर है 4.5 डिसरप्शन ऑफ रिंग करंट। तो 4.5 रिंग करंट का डिसरप्शन, तो यही आंसर है।
Next. An aqueous solution of MH2O6 2 plus complex is pale pink in color. मैंगनीज H2O6 2 प्लस पील पिंक कलर में रहता है. द प्रोबेबल रीज़न फॉर इट तो इसका रीज़न क्या है? द प्रेजेंस ऑफ A6A1G ग्राउंड स्टेट. B. Disallow transition by spin selection rule. C. Presence of 2T2G ground state. D. Star transfer transition correct के. Answer is correct answer is 1. Transition between the same parity GG forbidden but between an P probable GU are allowed. This is known as a Laporte selection rule. So ये ट्रांजिशन जो है सेम पैरिटी के बीच में रहता है. GG पैरिटी फॉरबिडन लेकिन P ऑर्बिटल GU अलाउ नहीं होता. सो द Laporte सिलेक्शन रूल. तो ट्रांजिशन जो होता है GG फॉरबिडन की पैरिटी के बीच में होता है लेकिन P ऑर्बिटल GU के बीच में ट्रांजिशन होता है और उसको बोलते हैं Laporte selection rule. After transition, spin must be not changed. This selection rule is spin selection rules. तो ट्रांजिशन स्पिन के बाद जो होता है लपोर्टे, तो ट्रांजिशन स्पिन के बाद जो होता है वो सिलेक्शन रूल चेंज नहीं होता है. सिलेक्शन रूल जो है चेंज नहीं होता है. ट्रांजिशन स्पिन के बाद सिलेक्शन रूल में कुछ चेंजेस नहीं होता. हम जानते हैं मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है. तो यहाँ पे D5 1 2 3 4 5. तो ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड होगा, इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा है. तो in D5 cases after transition spin can change, so D5 is a spin forbidden. D5 के केस में ट्रांजिशन स्पिन के बाद D5 में कुछ चेंजेस होता है और इसलिए D5 स्पिन फॉरबिडन रहता है. एंड ट्रांजिशन इज DD ट्रांजिशन, so it is also Laporte forbidden. तो ट्रांजिशन जो रहता है DD ट्रांजिशन होता है तो इसलिए उसको Laporte forbidden बोलते हैं. D5 is 6A1G ग्राउंड टर्म. D5 में 6A1G ग्राउंड टर्म में रहता है. The complex may undergo ligand field splitting resulting in energy difference between the orbiter which can lead to absorptions of wavelength of light resulting in the observed color. तो कॉम्प्लेक्स जो है वो लिगैंड फिल्ड स्प्लिटिंग में चला जाता है तो उसकी वजह से एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं रहता है. दो ऑर्बिटल का एनर्जी के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं रहता है जब कॉम्प्लेक्स लिगैंड फिल्ड स्प्लिटिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से लाइट का वेवलेंथ का अब्जॉर्प्शन होता है ऑब्जर्व कलर में. सो जो भी कलर हम ऑब्जर्व करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री रहता है उस वेवलेंथ के लाइट से जो ऑब्जर्व किया था कॉम्प्लेक्स में. तो ये सब जो होता है डी ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस की वजह से होता है. ये कब होता है? जब कॉम्प्लेक्स लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग में चला जाता है. कब होता है? जब कॉम्प्लेक्स लिगैंड के कांटेक्ट में रहता है. जब कॉम्प्लेक्स लिगैंड के में कांटेक्ट में आता है तो लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग होता है. उसकी वजह से मेटल का जो पाँचों ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी डिफरेंस आता है. दो एनर्जी डिफरेंस फॉर्म होता है T2G और EG जैसे कि ये. और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेटल जो है कॉम्प्लेक्स का लाइट का वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जर्व कलर हम भी देख पाते हैं. सो आंसर है 63 का 1. क्या है? 63 का 1 है A एंड B. सो
सो यहाँ पे मैंगनीज H2O6 2+ कॉम्प्लेक्स जो पेल पिंक कलर दिखाता है, उसके ये पेल पिंक कलर होने के दो रीज़न है। एक तो है कि इसमें 6A1G ग्राउंड स्टेट का प्रेजेंस रहता है, दूसरा स्पिन सिलेक्शन रूल की वजह से डिसअलाउड ट्रांजिशन होता है। सो इसकी वजह से मैंगनीज H2O6 2+ पेल पिंक कलर दिखाता है, क्योंकि एक तो 6A1G ग्राउंड स्टेट रहता है, वाटर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ऑब्वियसली वो पाँचों ऑर्बिटल जो है दो अलग अलग एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वाटर, तो पहले पाँचों ऑर्बिटल में अनपे इलेक्ट्रॉन भरेगा, जो अनपे इलेक्ट्रॉन भर जाएगा पाँचों ऑर्बिटल में, तभी पेयरिंग होगा। और दूसरा है स्पिन सिलेक्शन रूल की वजह से ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए पिंक कलर दिखाता है। नेक्स्ट है बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ cobalt chloropentamine 2+ is an overall second order reaction, whereas that of cobalt hexacyano is of first order. The rate depends in both cases solely on the concentration of the cobalt complex. This may be due to यहाँ पे आयोनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंस, तो कोबाल्ट क्लोरोपेंटामीन का बेस हाइड्रोलिसिस जो है, कोबाल्ट क्लोरोपेंटामीन का बेस हाइड्रोलिसिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देता है, तो कोबाल्ट हेक्सासाइनो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है। रेट डिपेंड होता है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो ये किसकी वजह से होता है कि कोबाल्ट क्लोरोपेंटामीन 2+ आयोनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, और वो कोबाल्ट हेक्सासाइनो 3- नहीं रहता। फिर S1 conjugate base mechanism in the case of cobalt chloropentamine 2+ only। तो कोबाल्ट क्लोरोपेंटामीन 2+ रहता है तब SN conjugate base होता है, and C is S1N conjugate base mechanism in the case of cobalt hexacyano 3-। तो कोबाल्ट हेक्सासाइनो 3- में SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज़्म होता है। फिर SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज़्म जो है दोनों कॉम्प्लेक्स दिखाता है। तो करें एक्सप्लेनेशन A and B, 2A and C, B, A and D। 64 सो करेक्ट आंसर 1 है। The correct answer is option 1. Option A and B are correct. The presence of ionizable proton in NS352+। तो A और B करेक्ट है, तो ionizable प्रोटॉन का प्रेजेंस जो है NS352+ रहता है, बट नॉट इन हेक्सासाइनो 3- अफेक्ट द रिएक्शन ऑर्डर। लेकिन हेक्सासाइनो 3- जो है रिएक्शन ऑर्डर को पार्सल नहीं करता। The ionizable proton can participate in these reactions, leading to a second order reaction for pentamine 2+। On the other hand, hexacyano lacks such a proton, result in first order reactions। तो आयोनाइजेबल प्रोटॉन जो है पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तो उसकी वजह से पेंटामीन में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आता है। दूसरे में हेक्सासाइनो जो है वो प्रोटॉन ही दिखाता है, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है। तो हेक्सासाइनो जो है रिएक्शन का ऑर्डर पे असर करता है। सो हेक्सासाइनो जो है वहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर असर नहीं पड़ता है,
और आयनोज और प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जिसकी वजह से पेंटामीन में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आता है। हेक्सासाइनो में प्रोटॉन की कमी है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाता था। हेक्सासाइनो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन है, हाइड्रोजन नहीं है। जैसे देख सकते हैं हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाता है। और पेंटामीन जो है इसमें हाइड्रोजन है, बहुत सारा हाइड्रोजन है, इससे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाता है। तो 64 का आंसर है 1। 64 का आंसर है 1, A and B. Presence ionized of proton in cobalt-chlorophentamine but not in cobalt-hexacyano3-. तो कोबाल्ट-क्लोरोपेंटामीन में प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, इसीलिए कोबाल्ट-क्लोरोपेंटामीन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाता है। लेकिन कोबाल्ट-हेक्सासाइनो3- ये सेकेंड ऑर्डर नहीं दिखाता, फर्स्ट ऑर्डर दिखाता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन नहीं है। फिर बी इज substitution reaction nucleophile conjugate wave mechanism in the case of cobalt chloropentamine 2+ only. तो cobalt chloropentamine 2+ में SN1 conjugate base mechanism दिखाता है। तो ये और एक रीज़न है कि कोबाल्ट क्लोरोपेंटामीन 2+ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों दिखाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म में चला जाता है। फिर स्पिन ओनली magnetic moment and spectroscopic ground state term symbol of manganese center in Mn x6 3- and respectively are. तो यहाँ पर मैग्नीज सेंटर का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म जो है उसका टर्म सिंबल क्या है, मैग्नीज हेक्साक्लोराइड 3- आयन में। सो ये सब ऑप्शंस है। तो 65 का आंसर क्या है? So correct answer is 1. Spin only magnetic momentum mu is square root n+1. तो म्यू जो है n क्या दिखाता है 4, स्क्वायर 4+1, 4+1 is 5, 5 4 is 2, 5 is 20, 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4.9। तो ये 4 पर इलेक्ट्रॉन ऐसा आया, +2 +1 0 -1। तो यहाँ पे जो है 3 - 1 कितना हुआ, 3 - 1 कितना हुआ 2। तो ये क्या है S। फिर L का वैल्यू कैसा आया, इन दोनों का 1/2 1/2 1/2 1/2। तो क्या हुआ 4 / 2 कितना आया 2। और ये है L का वैल्यू। हर इलेक्ट्रॉन जो है 1/2 वैल्यू दिखाता है, ठीक है। S जो है वो ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर दिखाता है। फिर 2s + 1 कितना होता है, 2 × 2 4, 4 + 1 is 5। तो फिर ग्राउंड टर्म क्या आया 5d। तो 5d ये ग्राउंड टर्म आया। सो यहाँ पे 65 का आंसर इज़ 1। 65 का आंसर इज़ 1, 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन एंड 5d। तो यहाँ पे मैंगनीज जो है वो 25 है, लेकिन इसमें उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि फ्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 रहना चाहिए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 हो गया क्योंकि फ्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया, ठीक है। नहीं तो फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, वो पेयरिंग फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और वो पेयरिंग होने नहीं देता जब तक पाँचों ऑर्बिटल
में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरता नहीं तब तक वो पेयरिंग नहीं करता है। तो इसीलिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में आया, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 था करके बोहर मैग्नेट्रॉन 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन हुआ और ग्राउंड टर्म 5d हो गया। सो आंसर इज 65 का 1।